नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। योर स्टॉक एक ऐसा शो जिसमें आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस शो में शामिल करते हैं और स्टॉक से जुड़े आपकी क्वेरीज हम लेते हैं और उस पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। आप वो कौन कौन सा जरिया है जिसके जरिए इस शो में जुड़ सकते हैं, सबसे पहले आपको वो जरिया हम बता दें तो आपके स्क्रीन की एक तरफ आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल्स के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप अपने सवालों को भेजिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर लिखिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हम उन सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर देख लेते हैं। तो इस वक्त निफ्टी की बात करें तो 57.5 अंक ऊपर और 19,800 के पार लगातार जो है वो नए लेवल्स छूता हुआ निफ्टी। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो इस वक्त 200 के ऊपर सेंसेक्स 67,900 या 67,000 के करीब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पे भी 188 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी 45,600 के पार इस वक्त नज़र आ रहा है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के भी एक मेहमान जुड़ेंगे और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के कपिल शाह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बाजार पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। जी, नमस्ते। जैसे मार्केट का हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सा एक मोमेंटम देखने मिल रहा है और कहाँ पे भी इंट्राडे के सपोर्ट लेवल भी मार्केट में ब्रीच नहीं हो रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। और दूसरा जो मैं एक पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है पिछले 75 या 76 ट्रेडिंग सेशन से, जो ये जो अपसाइड मोमेंटम हुई है वो 76 दिन की हो गई है और बॉटम जो था वहाँ पे कुछ 16,800 का बना हुआ था। आज हम 19,800 के यहाँ पे आ गए हैं। सो 3,000 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम है। लेकिन इस दौरान एक पैटर्न जो है काफ़ी रिपीटेटिव सी फॉर्म हुई है। वो पैटर्न ये है कि जभी भी मार्केट ने ऊपर की ओर मूव किया हुआ है, वो तकरीबन 5% से मूव करता है, 5 दिन का कंसोलिडेशन पैच बनता है और फिर से 5% की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। ये सीक्वेंस ऑलरेडी 3 बार हो चुका है और हमने पिछले हफ्ते में भी कुछ एक कंसोलिडेशन पैच देखा था, वो 5 दिन का था और यहाँ से फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम होते हुए देखने मिल रही है। तो जो रिसेंट बॉटम है और यहाँ से जो अभी के लेवल है, वो तकरीबन कुछ 3% की मोमेंटम हम तो देख चुके हैं और एज पर जो पैटर्न बनी हुई है मार्केट की, तो उसके हिसाब से 20,200 के रेजिस्टेंस लेवल्स हमें देखने मिलते हैं और बीच में यस 20,000 का एक साइकोलॉजिकल फिगर रहेगा। तो मार्केट का अंडरलाइन टोन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है जब तक 19,500 के ऊपर सस्टेन करता है एंड ऑन द हायर साइड 20,000 से लेके 20,200 की ऊपर की अपसाइड मोमेंटम हम देखने मिल सकते हैं। बुलिश है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार की तेजी जो है वो आज भी कायम हम देख रहे हैं। अच्छा खासा एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक्स और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे इस तेजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलायंस जैसे हैवी वेट्स, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और साथ ही एनटीपीसी जो कि 4% की तेजी के साथ खड़ा है। ये पहले 5 स्टॉक्स जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रिलायंस जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल ट्विटर के जरिए डॉक्टर आर के कोहली हमें सवाल भेज रहे हैं। इनका सवाल रिलायंस पर है। 200 शेयरों की खरीदारी 2,400 के दाम पर रिलायंस में मिस्टर कोहली ने की है। करंट मार्केट प्राइस रिलायंस की अगर आप देखें और आज के सत्र में ही रिलायंस में तो इनफैक्ट कपिल न्यूज फ्लो के चलते भी एक्शन नजर आ ही रहा है। जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में तेजी है। इस हफ्ते के अंत में रिलायंस के नतीजे भी आने वाले हैं और शेयर में हम देख रहे हैं 52 वीक हाई के लेवल्स आज नजर आ रहे हैं। रिलायंस पर मिस्टर कोहली के लिए राय क्या होगी? इनकी खरीदारी के दाम 2,400 के हैं, करीब 85,000 का फायदा है इन्हें इस वक्त। रिलायंस ब्रॉडर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो काफी एक साइडवेज का ही रहा होता। मीन्स ये जो मार्केट का अपसाइड मोमेंटम उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया होता, लेकिन 2 साल के कंसोलिडेशन पैच से वो स्टॉक ऊपर में उभरता हुआ देखने मिल रहा है। 2,200 से स्टॉक आज 2,800 के लेवल के यहाँ पे आ गया है और जो इसके पहले के काफी बार के जो टर्निंग पॉइंट है 2,800 के अराउंड के, जो कि हमें 2021 में भी 2,800 से मार्केट रिलायंस में सेलिंग प्रेशर देखने मिला था और 2 दफा एंड टोटली 3 दफा मार्केट ने 2,800 से लेवल के नीचे रिएक्ट किया हुआ है। लेकिन टेक्निकली ऐसा भी होता है कि जब भी
कोई एक रेजिस्टेंस बार बार टच होता रहता है और वहां से कुछ सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर नहीं देखने मिलती है, तो वो रेजिस्टेंस आपका एक ग्लास रेजिस्टेंस बन जाता है, वो काफी नाजुक सा रेजिस्टेंस बन जाता है, टूटने में ज्यादा हरकत नहीं लगती है। और जैसे ही हम अभी रिसेंट मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में धीरे धीरे से अपसाइड मोमेंटम आ रही है, मुझे लगता है कि स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहे इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो 2700 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बिल्कुल हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू रिलायंस पर, इस पर आप आज नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, दीपक। दीपक जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा सवाल है आर्ट्स एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने ये 100 शेयर खरीदे थे 595.76 पे, और ये कंसोलिडेट है, तब लगभग 6500 के आसपास के लॉस में हूँ मैं, तो उसी के बारे में जानकारी चाहता था। ओके, ठीक है, आपको राय दिलवाते हैं। कपिल, इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं आप। आरजीएन कैपिटल 100 शेयर्स 595 पे लिया है, हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है, कंपनी की ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो मुश्किल है इसके ज़्यादा चार्ट्स आपके पास अवेलेबल होना। बट क्या कोई व्यू बन रहा है अभी फिलहाल नुकसान में है, कुछ रिकवरी, कुछ पुल बैक आपको स्टॉक में दिखाई दे रहा है, या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इनको, तो नुकसान की भरपाई कैसे करें? कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? जी, एसीआई जो इसका स्क्रिप्ट कोड है, टेक्निकल हिस्ट्री तो काफी कम है, और सेकंडली जो हम सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे केमिकल सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर रहा हुआ है। मार्केट एक ओवरबॉट जोन में चल रही है, जबकि केमिकल सेक्टर एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो काफी सेलिंग प्रेशर तो है। सेलिंग मीन्स सेलिंग स्टॉक की इसके पीयर्स काउंटर्स में काफी ज्यादा एक वीकनेस तो है, लेकिन इस वीकनेस के चलते हुए स्टॉक में कोई अभी तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं बन रहा है, काफी साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम में ही है। एक दफा थोड़ा सा चांस ले सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से स्टॉक की सेलिंग प्रेशर अटक गई है, जो एक माइन्यूट पॉजिटिव साइन है। इसको हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव साइन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 524 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कीजिए। 524 का लेवल निकल जाता है तो बेहतर होगा कि इसमें से हम एग्जिट कर ले, क्योंकि 524 के बाद में स्टॉक में और वीकनेस बढ़ जाएगी और स्टॉक कहाँ ना कहाँ पे 490 के लेवल भी दिखा सकता है। तो 524 का एक हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और सेल ऑन राइज वाला ही ये कैंडिडेट बनता है। तो फर्स्ट लेवल जो उसके इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे देखने मिलते हैं, वो कहाँ ना कहाँ पे 560 के यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा लाइट हो जाना चाहिए। फिलहाल 524 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। तो यहां पर होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। नितिन है मोरबी गुजरात से, और इनका सवाल है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इनके पास 70 शेयर हैं और उनका लेवल 501 का है। हमारे साथ नितिन जुड़े भी हुए हैं। नितिन पूछे अपना सवाल, क्या आपका नजरिया क्या है? लंबी अवधि के लिए। जी, लंबी अवधि, कोई स्पेसिफिक टाइम? हाँ, 1-2 साल। ठीक है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि 1 साल तक का नज़रिया इनको यहाँ पर है। और बीसीएल को अगर हम देखें तो आज भी ये स्टॉक जो है वो 3.5% के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा जो है वो यहाँ पर ट्रेंड हमें नज़र आया इस स्टॉक में, और लगातार बेहतर नतीजे आता हुआ, और इस पर अहम राय ज़रूर बनती हुई नज़र आती है। तो चलिए इनका सवाल लेते हैं। बीसीएल इंडस्ट्रीज 70 शेयर, और बताएं कपिल क्या होगी इनको राय? जी, बीसीएल इंडस्ट्रीज उनका जो व्यू है वो 1 साल का है, तो इसके लिए मैं हायर टाइम फ्रेम को रिफर कर रहा हूँ। हायर टाइम फ्रेम में ओवरऑल स्ट्रक्चर साइडवेज टू पॉजिटिव में है। काफी टाइम से स्टॉक एक स्टक रहा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर तो हम उसका पॉजिटिव मान के ही चलेंगे। 486 का जो लेवल चल रहा है वो पहले के भी हाईज हमें यहाँ पे देखने मिले, जो स्टॉक का रिवर्सल हमें देखने मिला हुआ था। लेकिन जब भी मैं लो टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो स्टॉक धीरे धीरे से अपनी अपसाइड मोमेंटम बढ़ा रहा है। रिसेंटली काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने मिला हुआ था, और आज पहला दिन है कि स्टॉक अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से वो ऊपर में रिवर्ट कर रहा है, तो 486 के लेवल पे चल रहा है। अगर यहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होता है, जो कि काफी तकरीबन का स्टॉप लॉस जो हम देखते हैं तो वो 460 का है, लेकिन उनका समय अवधि देख के थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस को नीचे में बढ़ा सकते हैं 440 तक के। तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और ऊपर में हमें ये जो स्टॉक के इमीडिएट हाइज जो है 520 के और या फिर उसके ज्यादा भी
क्योंकि 520 के ऊपर स्टॉक अपनी और एक ऑर्बिट में आ जाएगा और एक पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 440 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, आगे के संकेत काफी बेहतर। और एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह अब हमारे साथ जुड़े हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छी खासी मजबूती के बीच एनर्जी स्पेस, रियल्टी सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, हर तरफ हम तेजी देख रहे हैं। आपकी नजर कहाँ है, कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट्स को आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। जी, सुप्रभात। तो फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, सीमेंट्स, मेटल्स, इसमें से अगर आप हमें पूछे बैंकिंग के साथ साथ एक क्षेत्र जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है वो है ऊर्जा उत्पादन करने वाला, यानी कि पावर जनरेशन, और उसके साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण यानी कि पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेक्टर हमें इसलिए पसंद आता है, पहले तो यहाँ पर ज्यादा गतिविधि हमने देखी नहीं है मानसी। दूसरी तरफ अगर आप देखने जाएं तो सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई है कि आने वाले 3 या 5 सालों में करीबन 360-370 गीगावाट्स की नई उत्पादन क्षमता खड़ी करेगी, और ये ज्यादातर आपको वायु से यानी कि विंड पावर या फिर सूर्य से यानी कि सोलर एनर्जी आपको आती हुई दिखेगी। इसके साथ साथ हाइड्रोजन और बाकी जो कन्वेंशनल पावर जनरेशन मोड्स है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो पावर जनरेशन में हमें टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, सीएससी जैसी कंपनियां पसंद आती है, और हमारा मानना है कि ये सब कंपनियां मेरे ख्याल से अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि अगर हम ये लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि भारत आने वाले समय में नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो जाहिर है जितनी उत्पादन क्षमता नई नई आएगी उसमें आपको ऊर्जा का बहुत ही जरूरत पड़ेगी। तो पावर सेक्टर एक जो है वो हमें काफी पसंद आता है। बैंकिंग, क्योंकि हमने नतीजे देखे, कल इंडसइंड बैंक के देखे, उसके पहले हमने एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे देखे, और हमारा ये मानना है मानसी के वित्तीय क्षेत्र इस साल भी जिस तरीके से पिछले साल वित्तीय साल में भूमिका निभाई थी, इस वित्तीय वर्ष में भी मेरे ख्याल से बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर नतीजों के आधार पर काफी चर्चा में रहे। एब्सोल्युटली, तो पावर, एनर्जी स्पेस और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर नज़र होनी चाहिए। पोर्टफोलियो कैटेगरी के स्टॉक्स इन सेगमेंट्स में ऐसे आपको मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन चलिए अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, यानी कि ऑप्शन का एक धमाकेदार स्टॉक, हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये स्ट्रैटेजी आज पेश कर रही हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ऑप्शंस के लिए आज मेरी जो सिलेक्शन है वो पावर ग्रिड की तरफ जाती है। स्टॉक को अगर हम डेलीज पे देख रहे हैं तो स्टॉक एक अपर ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। ये एक बुलिश साइड का स्विंग ट्रेड है जिसे हम ऑप्शन की सहायता से ट्रेड करेंगे। आपको करंट मार्केट प्राइस से पावर ग्रिड का 245 का जो कॉल ऑप्शन है 3.8 से 3.9 रुपीज चल रहा है, उसको बाय करना है। आपका जो यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 7 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 2.5 रुपए का रहेगा। लॉस साइज 27 तो है, तो इसकी वजह से इसका जो मैक्स आपको लॉस हो सकता है वो 3500 तक का रहेगा, और मैक्स गेन जो वो है इसके अंदर 9640 तक का रहेगा। मार्जिन रिक्वायर्ड 10,260 का है। तो ऑप्शंस को हम आज पावर ग्रिड में बुलिश साइड पे 245 के कॉल ऑप्शन से ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो पावर ग्रिड, आज पावर शेयरों में शानदार तेजी भी देखने को मिल रही है, और उस पर ऑप्शन के जरिए अगर आपको प्ले करना है तो ये रणनीति भी ध्वनि आपको सुझा रही थी। थैंक यू सो मच ध्वनि, आपका रोज की तरह समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे पास इंस्टाग्राम पर सवाल आया है, वाराणसी से हैं अनुराग राठी जी, और 2 सवाल हैं इनके, और दोनों फार्मा स्टॉक्स में इन्होंने खरीदारी की हुई है। फार्मा स्टॉक्स में वैसे तो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, लेकिन इनकी जो खरीदारी है, सबसे पहले तो ल्यूपिन पर सवाल लेते हैं। ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है 1135 पर, 140 शेयर्स, थोड़ा ऊपरी लेवल पर है, और इस वक्त नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा, और 935 रुपये के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले 1 महीनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, 13-14% की, लेकिन इनका जो खरीदारी का लेवल है वहाँ से स्टॉक इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है। गौरांग, आपसे ही सवाल होगा, ल्यूपिन कैसा लग रहा है आपको? फार्मा स्पेस में होल्ड करने की राय देंगे? बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर परिस्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है, आंकड़ों के आधार पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब महामारी का दौर चला था, आप देखने जाए तो ये एक स्टॉक था, और इसके साथ साथ बायोकॉन जो बहुत बुरी तरीके से बाजार के विपरीत चाल चल रहा था, जिसे हम कहते हैं अंडर परफॉर्मेंस।
लेकिन जो पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी यानी कि चौथी तिमाही के नतीजे हैं लुपिन के, वहां पर परिस्थिति सुधरते हुई दिखी। अमेरिका से जो इनका कारोबार है वहां पर भी एक नकारात्मक परिस्थिति थी, वो भी धीरे धीरे करके दूर हो गई और उसके फलस्वरूप हमने देखा कि 650-700 वाला आज 900 के ऊपर कामकाज कर रहा है। लेकिन इस निवेश में अगर एक चीज जो मुझे थोड़ी बहुत नकारात्मक दिखती है वो है निवेश का स्तर। पहले 1100 के ऊपर का निवेश का स्तर है, तो 930 के आसपास मौजूदा भाव, फिर भी यहाँ से काफी ऊपर के तरफ के दायरे। तो अगर करेक्शन में ल्यूपिन में नीचे के तरफ दायरे मिलते हैं और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 900 के नीचे और करीबन 850 के आसपास अगर इनको मौका मिलता है तो इनको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। ये इसलिए जरूरत है क्योंकि इनका निवेश का स्तर नीचे लाने की जरूरत है, जिससे इनको मुनाफे वाली एग्जिट मिले लंबी अवधि में। तो पहले तो बने रहे, लेकिन 850 और 900 के आसपास करेक्शन में नीचे की तरफ आता है लुपिन, तो आपको जोड़ने की जरूरत है, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आता है। ठीक है, तो लुपिन आप अगर थोड़ा और एवरेज आउट कर सकते हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा आपके लेवल्स वापस से लाने के लिए। एक और सवाल आया था इनका आईओएल केमिकल्स पर, आईओएल केमिकल फार्मा, यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक तेजी तो काफ़ी शानदार आई थी, 700 के ऊपर भी ये स्टॉक गया, लेकिन पिछले काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और इस वक्त 374 पर आ चुका है। 550 पर इन्होंने खरीदा हुआ था स्टॉक को। कपिल, आप क्या चार्ट्स पर आपको क्या और करेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके लेवल से तो काफी ज्यादा टूट चुका है, कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है आपको चार्ट्स पर? जी, महामारी के टाइम के बाद में स्टॉक ने तो वन साइड रैली दी हुई थी, लेकिन जो उसकी रैली थी मार्केट के साथ में वो टॉप आउट हो गया था और तकरीबन जुलाई 2020 में। और 2020 में मार्केट का जो हम डायरेक्शन देखते हैं और ये स्टॉक का जो हम डायरेक्शन देखते हैं बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपका ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक तो है, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे ये आ रही है कि पिछले काफी टाइम से स्टॉक अपना बेस बना रहा है। तो जो हम कहते हैं कि सेलिंग प्रेशर और डिमांड, जो सप्लाई डिमांड है, वो कहाँ ना कहाँ पे एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गए हैं और स्टॉक एक नीचे में बेस बना रहा है। तो एक माइन्यूट से पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर बेसिस पे हम इसको होल्ड तो कर पाएंगे, लेकिन होल्ड करने के साथ में ऑफकोर्स स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे आके अभी उभर रहा है। तो इस स्टॉक का 375 के यहाँ पे चल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल कुछ 355 के यहाँ पे आते हैं। तो 350 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा क्योंकि स्टॉक में अभी इतने कुछ रिवर्सल साइन देखने नहीं मिल रही है, लेकिन स्टॉक के जो इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गया है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है, तो उसके चलते हुए हम उसको होल्ड की राय दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय। और इसी के साथ वक्त के लिए कमोडिटी की ABCD लेकर आए हैं आसान भाषा में कमोडिटी मार्केट की बारीक बातें। हमारे सहयोगी विश्व मोहन देखते हैं कि आज आपके लिए कौन सी बेहतरीन जानकारी लेकर आए। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं शुगर मार्केट की। शुगर के में सबसे पहले आइस शुगर के बारे में बता दूं कि शुगर का ये ग्लोबल बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है। आइस जो एक्सचेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग होती है। और इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं आइस शुगर के बारे में, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो है 1.12 लाख पाउंड का। और ये बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया में आइस शुगर को माना जाता है। इसके प्राइस को देखकर लोग डिसाइड करते हैं। और आइस लंदन और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME पर इसकी ट्रेडिंग होती है और जो अभी 84 सेंट के आसपास चल रहा है। आइस शुगर होता क्या है ये तो आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं रॉ शुगर की और जो वाइट शुगर है। गन्ने के रस को जब उबाला जाता है तो उसका जो सूखने के बाद जब चीनी बनाई जाती है तो शुरुआती कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद ब्राउन कलर के बाद उसकी रिफाइनिंग होती है, सफाई के बाद वो वाइट कलर में आता है। तो वाइट शुगर उसी को कहते हैं। तो रॉ शुगर की ट्रेडिंग होती है। वाइट जो शुगर होते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, उसकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। तो ये वाइट और रॉ शुगर का डिफरेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं कि उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में ब्राजील है। ब्राजील के बाद
जो दूसरा नंबर आता है वो भारत का है। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ब्राजील अकेले 21% हिस्सेदारी दुनिया भर में रखता है कुल उत्पादन में। इसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सब देश है जहां पर भारी मात्रा में शुगर का उत्पादन होता है। अब बात कर लेते हैं एथेनॉल की, क्योंकि शुगर से एथेनॉल काफ़ी मात्रा में आजकल बनाए जाते हैं। पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग के लिए, इसका पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए आजकल भारत में काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है, उसका दायरा भी बढ़ रहा है। तो शुगर केन जो होते हैं गन्ने का, उसके रस को निकालकर फर्मेंटेशन के लिए उसको रखा जाता है, उसके बाद इसे तैयार किया जाता है। हालांकि गन्ना ही नहीं, कई सारे ऐसे अनाज है जिससे आजकल एथेनॉल बनाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए फ्यूल के तौर पर ये काफ़ी एफिशिएंट भी है, काफ़ी जो ट्रेडिशनल फ्यूल होते हैं उससे सस्ता भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसलिए आजकल एथेनॉल पर फोकस बढ़ गया है। तो ये कुछ बारीक बातें थी शुगर मार्केट को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका व्हाइट शुगर के ग्लोबल मार्केट को समझाते हुए विश्व मोहन। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर कोलकाता से जुड़े हैं दीपक। दीपक नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए मेरे पास 200 दावत शेयर है तो मैंने 60 लेवल पर खरीदा था। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ अगले 2-3 साल में कंपनी का पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा? Shall I hold it for 2-3 years और मेरे को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए फिलहाल अभी के लिए? 300 शेयर्स की खरीद है एलटी फूड्स। गौरांग जी 60 रुपए इनफैक्ट खरीद का दाम है और एलटी फूड्स के स्टॉक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में तो काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। अगर आप आज के सत्र को ही देखें करीब 2% की तेज़ी एलटी फूड्स के चार्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सेशंस में 20% और वो तेज़ी जो है वो शुक्रवार से शुरू हुई है जो कि 14 जुलाई से, और वहाँ से 131 से 150 पर एलटी फूड्स के चार्ट इस वक्त नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो गौरांग सर आपकी राय क्या होगी? तो साक्षी पहले तो डिस्क्लोजर दे देते, माफ कीजिएगा, खरीदारी की राय है और जिस स्तर पर ये कामकाज कर रहा है मानसी, हमारा लक्ष्य बहुत करीब है। 300 शेयर है, 60 रुपए की खरीद, और इनको अगर आप देखें तो मुनाफा मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो 300 शेयर में से मैं इनको राय दूंगा कि अगर ये 100 शेयर बेच करके जो पूंजी लगाई थी कमूमन वो वापस आ जाएगी इनके पास, क्योंकि 150 का स्तर है। 100 शेयर भी बेचते तो मेरे ख्याल से काफी जायज होगा। 200 शेयर बिना किसी शुल्क के हो जाएंगे, यानी कि 0 कॉस्ट के हो जाएंगे। तो 100 शेयर बेच करके मुनाफा लेके आए, इसको वापस रीडिप्लॉय कीजिए किसी और कंपनी में, अच्छी कंपनी में, जिससे आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। और जो 200 शेयर बैलेंस बचते हैं वो निःशुल्क हो जाएंगे, तो आपको किसी तरह की चिंता नहीं होगी, किसी तरह का डर नहीं रहेगा। और जिस प्रकार की परिस्थिति है इस क्षेत्र को लेकर के, मौजूदा जो हालात है हमारे देश में, उसको ध्यान में रखते हुए अनुमान यह है कि नतीजों के आधार पर ये और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन क्योंकि निवेश 60 के आसपास का है, 150 का स्तर है, तो बुनियादी दर के आधार पर हमें लग रहा है कि मुनासिब होगा कि 100 शेयर बेच करके जो पूंजी लगाई थी वो घर ले आए और 200 शेयर में बने रहे। ठीक है, तो ये है राय एलटी फूड्स पर। आगे बढ़ते हैं और फेसबुक पर हमें दिल्ली से सवाल भेजा है सुनील जी ने। प्रकाश पाइप्स पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। इनके पास 1600 शेयर्स 172 पर इन्होंने लिया हुआ है। वैसे तो प्रकाश पाइप्स छोटी कंपनी है, ज़्यादा कुछ लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट कैप भी करीब 448 करोड़ के आसपास का है, लेकिन प्राइस एक्शन इसमें काफ़ी अच्छा हुआ। पिछले 1 साल का अगर ट्रेंड देखें तो एक लगातार एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी खरीदारी ऊपर की है, लेकिन वहाँ से भी ये मुनाफे में ही है, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर इन्होंने स्टॉक में ले रखी है। कपिल, क्या व्यू है इस कंपनी को? आप ट्रैक करते हैं प्रकाश पाइप्स को, और मौजूदा लेवल पर क्या मुनाफा बुक करने की सलाह देंगे या फिर बने रहें और तेजी के लिए? जी, जैसे कि हम पाइप का सेक्टर देखते हैं तो काफी सारे स्टॉक्स के जो पाइप्स के जो है वो अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम में तो है। तो एक सेक्टर की टेलविंड तो यहाँ पे रही हुई है कि काफी सारे स्टॉक्स, काफी सारे पीयर्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और स्पेसिफिकली हम पीपीएल प्रकाश पाइप्स को भी यहाँ पे देखते हैं तो पिछले टाइम से काफी अच्छी मोमेंटम आ गई है, लेकिन वो अच्छी मोमेंटम काफी टाइम से स्थगित भी हो गई है।
एक रेंज से बनी हुई है। स्टॉक प्राइस कहाँ पे ऊपर भी जाके 210 के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस 200 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे में रिएक्शन भी देखने मिला हुआ है और नीचे में हम देखते हैं कि 134 से 135 के लेवल से ऊपर की ओर उछाल पे आता है। रेंज काफी बड़ी है 130 से लेके 200 रुपए तक की, लेकिन अभी ये स्टॉक अपर बैंड पे आ गया और काफी सारे टेस्ट होने की वजह से और टेस्ट के बाद में कुछ सपोर्ट लेवल के वाइब्रेशन ना होते हुए ये अभी आपका रेजिस्टेंस वीक होता जा रहा है। और सेक्टर वाइज में भी जैसे हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम है, वैसे तो स्टॉक को ऑफ कोर्स एक होल्ड कर सकते हैं। एंड ऊपर में जो इसके एक बार 200 के लेवल के यहाँ पे आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो रुक सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए। 200 के लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 200 का लेवल अगर निकल जाता है तो बाकी की क्वांटिटी से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ये नजरिया प्रकाश पाइप्स पे। और चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अतुल हैं मुंबई से। अतुल नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ सर जी, मेरे पास मार्कसंस के 100 शेयर्स है जी। मार्कसन फार्मा जी 89 रुपीज। ठीक है, कोई नजरिया आपका कब तक होल्ड कर सकते हैं? 3 to 6 months। ठीक है, 3 से 6 महीने का नजरिया इनका। और मार्कसंस फार्मा अगर स्टॉक को देखें तो आज जो है वो 2% से ज़्यादा की यहाँ पर कमज़ोरी नज़र आ रही है, प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों में अगर देखें तो 7% के ऊपर यहाँ पर तेज़ी नज़र आई है और पिछले 1 महीने में 20% से ऊपर ये स्टॉक भागा है। तो चलिए गौरांग सर, आपसे ही राय ले लेते हैं। मार्कसंस फार्मा, हम फार्मा सेक्टर की बात भी कर रहे हैं, क्या होगा आपका नज़रिया? 3 से 6 महीने के लिए व्यू चाहते हैं। पहली बात तो कवरेज नहीं है और दूसरी बात 3 से 6 महीने के लिए हम तो सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार की राय देने के लिए, क्योंकि हम बुनियादी तर्क के आधार पर नापते हैं कंपनियों को। ठीक है, जाहिर सी बात है। कुणाल, कपिल आप बताएं क्या होगी आपकी राय? ये जो करंट लेवल है 110 का, नो डाउट फार्मा सेक्टर्स में काफी अच्छी मोमेंटम आई हुई है और जो इसके सेकंड है उसके स्टॉक में इतना कुछ खास ट्रैक्शन नहीं देखने मिला हुआ है काफी काउंटर्स में, लेकिन ये स्टॉक एक ऊपर तो देखने मिला है। लास्ट टाइम का भी इसका 110 का रेजिस्टेंस लेवल था जब भी ये कुछ 2015 के अराउंड के जो पिछले लेवल से, यानी 7-8 साल के हाई को अभी ये स्टॉक पहली बार टेस्ट कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक पहली बार टेस्ट करता है तो थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर वहां पे काफी बार लाजमी बनता है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि 110 का लेवल है और समय अवधि भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 6 महीने की है। और यहाँ पे हम सेक्टरल का प्ले अंडरलाइन तो देख रहे हो पॉजिटिव तो है, लेकिन स्टॉक जिस हिसाब से ऊपर में मूव किया हुआ है, लेट्स से कि ये स्टॉक के जो हम बॉटम देखते हैं तो 45 के लेवल से 110 पे एक वन साइड मूव दिया हुआ है, तो ओवर एक्सटेंडेड है। 2015 के हाई के लेवल के यहाँ पे आ गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना एक बार बनता है इसमें है। और पिछले 3 महीने के चार्ट्स को अगर देखेंगे तो रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, लेकिन करंट लेवल्स और सिनेरियोज को देखते हुए मुनाफा बांधने की राय हमारे व्यूअर को मिल रही है मार्कसंस फार्मा पर। लेकिन चलिए एक और रिसर्च आपको बताते हैं। और आज रिलायंस का स्टॉक रेडार पर है। स्टॉक बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है और आपको बता दें जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर से ठीक पहले ये स्टॉक में तेजी है। तो न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। करीब 1% तेजी दिखाने के बाद 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर आज रिलायंस में हमने बढ़त के साथ कामकाज देखा है। जियो फाइनेंशियल मर्जर से जुड़ी, डीमर्जर से जुड़ी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स समझाने के लिए हमारे साथ अभिषेक और सौमित जुड़ गए हैं। आइए ये पूरा मामला उनसे समझते हैं। अभिषेक, सौमित, ओवर टू यू। रिलायंस से जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर पर पूरे बाजार की नजर है। रिलायंस में डीमर्जर के बाद किसे जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, शेयर की लिस्टिंग क्या होगी, शेयर का भाव क्या है और इसके बाद क्या रिलायंस के शेयर का भाव कम हो जाएगा, एनालिस्ट का व्यू क्या है, आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये खास चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, कई सारे सवाल हैं लेकिन हम 10 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। इस पूरे डीमर्जर की हम इसको पाठशाला कह सकते हैं, हर चीज बताएंगे। पहले ये बताइए कि रिलायंस के किन निवेशकों को जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा? तो रिकॉर्ड डेट जो है इस डीमर्जर का जिसमें जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर निकल जाएगा वो है 20 जुलाई। इसका मतलब ये होता है कि आपको शेयर्स आज खरीदने पड़ेंगे जुलाई 19 को, तो ही आपका नाम रजिस्ट्री में आएगा और कंपनी के बुक्स में आएंगे जुलाई 28 को, क्योंकि T+1 का सेटलमेंट है। तो अगर आप आज शेयर्स खरीदेंगे तो कल आपका नाम रिफ्लेक्ट करेगा रजिस्ट्री में और तभी आपको जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिलेंगे जब भी वो कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो आपको आज शेयर्स खरीदने होंगे। आज लास्ट डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने का, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं जियो फाइनेंशियल के शेयर्स पाने के लिए। तो
एलिजिबल होना है अगर जियो फाइनेंशियल का शेयर पाने के लिए, तो ध्यान रखिए आज आखिरी मौका है डीमर्जर से पहले, यानी कि इसका बेनिफिट पाने के लिए जियो फाइनेंशियल का शेयर अगर आपको पाना है तो रिलायंस के शेयर आज खरीद लेने हैं। सुमित, दूसरा सवाल जियो फाइनेंशियल का ये बताइए कि रिलायंस के शेयर खरीदते हैं अगर कोई जिसके पास है, कितने शेयर जियो फाइनेंशियल के मिलेंगे? जो रेशियो डिसाइड किया था शेयर स्वैप का, वो था शेयर स्वैप नहीं एक्चुअली शेयर अलॉटमेंट का, वो था 1:1। मतलब अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है तो आपको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा। काफ़ी सिंपल रखा है कंपनी ने, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें, कोई बड़ा रेशियो या अलग तरीके का कोई रेशियो नहीं था, सिंपल था 1:1। अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है तो उसके बदले आपको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा जब भी कंपनी लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो क्या इस जियो फाइनेंशियल जब अलग हो जाएगा, जब अलग सी लिस्ट भी हो जाएगी या फिर अलग से ट्रेड होने लगेगी, रिलायंस का भाव घट जाएगा? ऑब्वियसली घट जाएगा, क्योंकि आप अभी मार्केट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो भाव है उसमें जियो फाइनेंशियल्स का भाव एम्बेडेड है। तो अब जियो फाइनेंशियल्स अगर बाहर निकल जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस हमें देखने मिलेगा। वो हमें कल के ट्रेड में, कल की जो स्पेशल डिस्कवरी है उसमें हमें पता चलेगी। तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के भाव में थोड़ा बहुत कमी देखने मिलेगा, बट ये ऑब्वियसली एडजस्ट हो जाएगा बैकवर्ड डेटा में भी अगर हम देखें। अच्छा, ये जियो फाइनेंशियल के प्राइस डिस्कवरी को लेकर सौमित काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और पूरा माहौल गर्म है पूरे बाजार में, चूंकि इतनी बड़ी कंपनी से एक वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो रही है। ये बताइए कि ये भाव तय कैसे होगा जियो फाइनेंशियल का? अगर आप देखेंगे तो कल स्पेशल सेशन रखा है इनफैक्ट एनएससी ने 9 to 10 का, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्चुअली भाव पहले डिस्कवरी होगा और उसी बेसिस पे जो डिफरेंस प्राइस रहेगा 20 जुलाई और 19 जुलाई का, उस बेसिस पे जियो फाइनेंशियल का एक थियोरेटिकल वैल्यू हमें एटलीस्ट मिल जाएगा क्या हो सकता है। तो कल एक स्पेशल सेशन है 9 to 10 जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस डिस्कवरी होगा पोस्ट डीमर्जर। पहले तो ये जो प्राइस डिस्कवरी आप सौमित कह रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है। बहुत सारे शायद ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझ में ना आए, प्राइस डिस्कवरी मतलब प्राइस को खोजने की कोशिश होगी, लेकिन सौमित ये कैसे तय होगा, इसका तरीका क्या होगा ये बताइए जरा। काफ़ी सिंपल है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का कल 10 बजे 20 जुलाई को जो कल भाव मिलेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया भाव होगा। अब 19 जुलाई का जो रेट होगा, समझिए आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2800 पे क्लोज होता है और कल 20 जुलाई को 10 बजे 2600 का ओपनिंग प्राइस रहा, तो जो डिफरेंस प्राइस है 200 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली, वो भाव होगा जियो फाइनेंशियल का। वो थियोरेटिकल वैल्यू होगा, लिस्टिंग पे जो भाव होगा वो अलग हो सकता है कम्प्लीटली। एटलीस्ट थियोरेटिकल वैल्यू जो होगा जियो फाइनेंशियल का वो 200 रुपीज़ होगा, जो कि 20 जुलाई के ओपनिंग प्राइस से 19 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो होगा जियो फाइनेंशियल का थियोरेटिकल प्राइस है। सैद्धांतिक तौर पर ये होगा कि आज जिस प्राइस पे क्लोजिंग होती है और कल स्पेशल सेशन में जो भाव ओपन होता है, इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि आज मान लिया 2800 पर अगर बंद हुआ, कल 2600 पर वो रहा, तो 200 रुपए का 200 रुपए का भाव जियो फाइनेंशियल का हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि एनालिस्ट की नज़र में जो प्राइस हो सकती है जियो फाइनेंशियल की, जो वैल्यू हो सकती है, वो क्या लग रही है? अभी रेंज है करीब 160 से 200 रुपीज़ का, तो कहीं पे भी ये लिस्टिंग हो सकती है। 200 अपर एंड पे है, क्योंकि कंपनी की अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 200 के आसपास हो सकता है। और ये बुक वैल्यू किस बेसिस पे डिराइव हो रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो 6.1% की जो ट्रेजरी स्टेक है वो जियो फाइनेंशियल के पास रहेगी, तो उसका ही वैल्यू करीब 190 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो इसी बेसिस पे जो बुक वैल्यू बनेगी वो 200 की है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 160 to 200 का प्राइस बैंड है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो चैनल चेक्स बता रहे हैं ग्रे मार्केट में, तो इसका जियो फाइनेंशियल के भाव 300 तक पहुंच चुके हैं। बट ऑब्वियसली वो ग्रे मार्केट है, लिस्टेड स्पेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसके बारे में अब डिस्कस नहीं करते। अच्छा सुमित, ऐसी खबरें आ रही है कि जियो फाइनेंशियल भी निफ्टी का पार्ट होगा, तो निफ्टी 50 नहीं निफ्टी 51 होगा, ये क्या माजरा है? ये निफ्टी का फॉर्मूला है, उस बेसिस पे ये हो रहा है, क्योंकि जब तक जियो फाइनेंशियल का लिस्टिंग नहीं होता, 3 दिन के लिस्टिंग के बाद तक जियो फाइनेंशियल एक कांस्टेंट प्राइस में, जो भी हम बता रहे थे 20 जुलाई का ओपनिंग प्राइस माइनस 19 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस, जो भाव मिलेगा वो भाव पे जियो फाइनेंशियल लिस्टेड रहेगा निफ्टी पे, जब तक जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग नहीं हो जाती। और उसके 3 दिन बाद तक निफ्टी का हिस्सा बना रहेगा जियो फाइनेंशियल। लिस्टिंग की तारीख अभी तय तो नहीं है? अभी तक तय नहीं हुई है, बट 3 दिन बाद लिस्टिंग के तक जियो फाइनेंशियल निफ्टी का हिस्सा रहेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। अभी तक लिस्टिंग का डेट नहीं है, बट अगस्त 20 टेंटेटिव डेट एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रीट। ठीक है, वायदा बाजार में रिलायंस के स्टॉक में या फिर इसके तमाम कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें काफ़ी एक्शन होता है। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, क्या आज एक्सपायर हो रही हैं? एग्जैक्टली, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, कल से नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, क्योंकि आज डीमर्जर का आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का, और कल रिकॉर्ड डेट है, इसलिए आज एफएनओ की एक्सपायरी है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की। और सबसे अहम सवाल सुमित, जो सब जानना चाह रहे होंगे, क्या रिलायंस का शेयर खरीदना सही है? एनालिस्ट क्या मान रहे हैं अब?
एनालिस्ट का मानना कहे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि एक तो जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर हो रही है जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गोइंग अहेड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल टू केमिकल बिजनेस, सारे ही बिजनेसेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। टेलीकॉम में इंडियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। रिलायंस जियो एक टैरिफ हाइक आ गया तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। रिटेल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। न्यू एनर्जी बिजनेस में भी काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। तो सारे जो कंपनी के सेगमेंट्स है, सारे बिजनेसेस है, ग्रोथ प्लान्स काफ़ी स्ट्रांग है सारे बिजनेसेस में। और जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर जो हो रहा है वो एक एडेड बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए आगे चलते। यानी कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं हैं। कंपनी जैसे ही अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा करेगी, अपने लक्ष्य तय करेगी, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने पर सारी जानकारियां शेयर करेगी, निश्चित तौर पर रुझान बढ़ेगा और जियो फाइनेंशियल का शेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस लिहाज से ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि ये रिलायंस का शेयर अभी खरीद लेना ये ठीक है। बिल्कुल, तो रिलायंस जियो फाइनेंशियल डीमर्जर की पाठशाला, जी बिल्कुल, इस डीमर्जर को बारीकी से समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था और इसीलिए इसकी सारी बारीकियां हमने आपके सामने रखी। छोटे से ब्रेक के लिए जुड़े हैं फोन लाइन पर। रोहित जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैडम जी, मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। एक है साउथ इंडियन बैंक जो कि 18.5 रुपए पे लिया था, 5,500 क्वांटिटी है, और दूसरा है हिंदकॉन केमिकल्स जो कि 141 रुपए के भाव पे लिया था, 500 क्वांटिटी है। दोनों के लिए मैं 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। क्या आप मुझे इस पे गाइड कर सकते हो? आपका दूसरा स्टॉक हम सुन नहीं पाए, दोबारा रिपीट करेंगे? हिंदकॉन केमिकल्स। इंडकॉन केमिकल्स, चलिए इसको हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले साउथ इंडियन बैंक पर राय ले लेते हैं। मुनाफा हो रहा है फिलहाल तो इनको इस स्टॉक में हमने देखा था साउथ इंडियन बैंक में एक तेज़ी भी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से स्टॉक में गिरावट है। कपिल, आप सलाह दीजिए, साउथ इंडियन बैंक में क्या करें? अभी तेज़ी तो काफ़ी अच्छी खासी आई थी, लेकिन और तेज़ी दिखाई दे रही है आपको चार्ट्स पर, या फिर मुनाफा लेकर निकल जाए स्टॉक से? जी, बैंकिंग स्टॉक्स को देखें और उसमें भी स्पेसिफिकली जो टियर 2, टियर 3 काइंड ऑफ द स्टॉक्स को देखें तो काफी अच्छी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें काफी देखने मिली थी। और साउथ इंडियन बैंक को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मैं भी देख रहा हूँ तो 4 रुपए का जो कोविड के टाइम पे लो बना था उसके बाद में काफी अच्छा स्टॉक मूव किया, अभी 22 के लेवल पे चल रहा है, तो मोमेंटम तो उसकी अच्छी है और ये मोमेंटम डाइजेस्टेड हुई है। इट इज नॉट सो दैट कि लाइक एक ही साथ में ऊपर में मूव किया हो तो एक कंसर्न बनता है कि अभी ओवरबॉट हो गया है और वहां पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जो अपसाइड मोमेंटम आई हुई है वो किस्तों में आई हुई है, डाइजेस्टेड है, और स्टॉक का पिछले 4-5 दिनों से जो कंसोलिडेशन पैच चल रहा है, कुछ खास मोमेंटम नहीं हुई है, सो दैट इज आल्सो वन गुड साइन कि आपका जो अपसाइड मोमेंटम है उसको डाइजेस्ट कर रहा है स्टॉक का एक ओवरऑल व्यू तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव का ही बन रहा है अभी। और जो उसके पिछले के लेवल से एक रेजिस्टेंस लेवल था 1820 के लेवल के अराउंड पे, उसको भी काफी इफेक्टिवली उसने सरपास कर लिया है, तो स्टॉक को एक होल्ड का व्यू यहाँ पे बनता है। और ऊपर में मुझे शॉर्ट लिटिल बिट फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि 25 टू 26 के इसके अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है, तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और बेहतरीन गेन के लिए, और नेक्स्ट बेस्ट लेवल उसका 25 का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बने रहने की सलाह, 25 के लक्ष्य को लक्षित करते हुए यहाँ पर बने रहने की आपको एडवाइस मिलती हुई। चलिए, अगले जो दर्शक हैं, अगले जो व्यूअर हैं, उनका नाम है श्याम और फेसबुक के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचा है और इनका सवाल है, बॉम्बे डाइंग के 1000 शेयर इनके पास है, 118 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है और नज़रिया चाहते हैं। गौरांग सर बताएं क्या करना चाहिए? तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कवरेज है नहीं, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल क्षेत्र में देखते हैं तो जो हमारी पसंद या फिर बुनियादी तर्क के आधार पर जहां पर हमारी खरीदारी की राय है वो है रेमंड्स लिमिटेड पर। कवरेज नहीं, इसलिए सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है। कपिल, आप बताएं बॉम्बे डाइंग पे आपका नजरिया। जी, बॉम्बे डाइंग का एक जो मोमेंटम रही हुई है वो काफी ऑफेंसिव सी रही हुई है, काफी बार उसने स्टॉक प्राइस ने मूव किया हुआ है, बाद में नीचे किया हुआ है, लेकिन ब्रॉडर वे में देखने जाए तो साइडवेज में रहा हुआ है। और साइडवेज में भी इसका जो 126 के जो लेवल्स है वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस काफी सालों से चलते आ रहे हैं, और जो अभी स्टॉक तो 112 के लेवल पे चल रहा है, लेकिन जो इसका रिएक्शन हमें स्टॉक को आते हुए देखने मिला है वो एक्जैक्टली 126 से ही देखने मिला हुआ है, और इसके बाद में स्टॉक ने 110 के यहाँ का बेस बनाया हुआ है। तो स्टॉक के ओवरऑल मोमेंटम साइडवेज जो पॉजिटिव
में है लेकिन ऊपर से रिएक्ट भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर लेना ही चाहिए और बाकी की जो क्वांटिटी यहाँ पे रही हुई है तो इसका कहाँ ना कहाँ पे 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि 126 के रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रहा है एंड साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम है और टेक्सटाइल में भी थोड़ा सा ब्रॉडर ट्रैक्शन हमें देखने मिला है, तो 105 का बाकी की क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने की राय बॉम्बे डाइंग पर इस वक्त मिलती हुई, लेकिन बाजार में मिड मार्केट अगर आप देखेंगे थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रही है क्योंकि ऊपरी स्तरों से बाजार जो हैं वो हल्के होते देखने को मिलेंगे। चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 100 अंकों की बिकवाली देखते हैं 19,751 के स्तरों पर 19,841 के लेवल्स भी हमने आज ही देखे हैं और वहां से आप जो है मुनाफा वसूली नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स और साथ ही सेंसेक्स में भी आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से वहां पर भी गिरावट है। 6717 के लेवल्स हमने देखे, आप 66,800 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में एक रेंज में 45,492 के स्तर पर कामकाज नजर आ रहा है। मार्केट के हीट मैप को अगर आप देखेंगे इस वक्त भी बाजार में हम देख रहे हैं एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं और उसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे कुछ तमाम स्टॉक्स हैं, हैवी वेट्स हैं। रिलायंस की तरफ से भी आज कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन उसके ठीक सामने इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, टीसीएस और एचयूएल की विपरीत चाल, बिकवाली का दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि क्लोजिंग की तरफ बढ़ते बढ़ते बाजार का मोमेंटम जो है वो वापस से बिल्टअप होगा। गौरांग जी, कपिल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे, प्रशांत और पूजा को दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला स्टॉक मार्केट का एक्शन लगातार जारी। बने रहिए। नमस्कार।